हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अभी तक हमने देखा कि कंज्यूमर्स बिहेवियर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम नंबर्स देते हैं एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को 1 2 3 4 5 में, जो कि अभी तक हमने हमारे लास्ट सेशंस में देखा। अब हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। इसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर हिक्सियन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। The real elaboration of the indifference curves was made by J.R. Hicks and R.J.D. Allen। ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बोला था, जिन्होंने बताया है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से भी हम एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिसरिगार्डेड द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये इकोनॉमिस्ट्स हैं दोनों, इन लोगों ने ये बोला कि एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते। एक कंज्यूमर नहीं बता सकता कि उसको एक पर्टिकुलर गुड से, एक पर्टिकुलर कमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, वहाँ क्या होता था, वहाँ अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो एक कंज्यूमर को पता होता है कि उसको गुड एक्स को कंज्यूम करके कितने यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है एंड गुड वाई को कंज्यूम करके कितने यूटिल्स मिल रहे हैं। ये होता था हमारे कार्डिनल में। अब हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जो मिस्टर J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन हैं, उन्होंने बोला है कि ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। एक कंज्यूमर नहीं बता सकता है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकता है, बट वो उस चीज़ को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। वो रैंक्स दे सकता है कि मुझे गुड एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, गुड वाई से थोड़ा कम मिला, तो मैं गुड एक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, मतलब पहले मैं गुड एक्स को कंज्यूम करना चाहूँगा, देन उसके बाद में गुड वाई आएगा। According to them, a consumer can rank various combination of goods and services in order of his preferences। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है उसमें ये बोला जाता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो रैंक कर सकता है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बता सकता है कि वो कौन से गुड को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, कौन से को सेकेंड देगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। दोनों बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है आप लोग इंडिफरेंट होंगे, आप लोगों को नहीं पता होगा कि आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है या चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल अगर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आइसक्रीम कंज्यूम करो या फिर चॉकलेट कंज्यूम करो, एंड दोनों में से एक ही कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप किससे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? अगर आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप आइसक्रीम का कंजम्पशन करेंगे, मतलब कि आप आइसक्रीम को फर्स्ट रैंक देंगे, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, आप पहले आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे, एंड देन अगर आपको चांस मिल जाता है तो आप बोलोगे नहीं मुझे चॉकलेट भी दे दो। ये होता है। सो यह आपकी प्रेफरेंस बताता है कि आप चॉकलेट को प्रेफर करेंगे या आइसक्रीम को करेंगे। किसी को चॉकलेट ज़्यादा पसंद होगी तो वो चॉकलेट को फर्स्ट रैंक देगा कि नहीं, मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट में से चूज़ करना है तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, आइसक्रीम और कभी देखा जाएगा, बट अभी मुझे चॉकलेट खानी है। तो वो प्रेफरेंस जो बताते हैं, जो रैंक्स देते हैं, वो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर पढ़ेंगे। Example, if a consumer consumes 2 goods, apples and banana, then he can indicate। एक कंज्यूमर है जो कि 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, एप्पल और बनाना। अब वो कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या बता सकता है उस कंजम्पशन से? वेदर ही प्रेफर एप्पल ओवर बनाना, उसे एप्पल ज़्यादा पसंद है या बनाना ज़्यादा पसंद है। अगर उसके पास दोनों चॉइसेस है, जैसे अभी हमने आइसक्रीम और चॉकलेट्स में देखी, अगर वैसे ही इसके पास चॉइसेस है एप्पल और बनाना की, और दोनों में से कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा और एक ही खा सकते हैं, तो वो एप्पल चूज करेगा या बनाना चूज करेगा। सेकेंड, वेदर ही विल प्रेफर बनाना ओवर एप्पल, क्या वो बनाना को चूज करेगा एप्पल के ऊपर? और वेदर ही इज इंडिफरेंट बिटवीन एप्पल्स एंड बनाना, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके लिए एप्पल और बनाना दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, मतलब कि वो नहीं बता सकता हो कि नहीं मुझे एप्पल खाना है या बनाना खाना है, उन दोनों चीज़ें उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, तो वो इनडिफरेंट है। वो नहीं बता सकता, वो नहीं प्रेफरेंस नहीं बता सकता, ऑर्डर नहीं बता सकता, फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक नहीं दे सकता, सो ही इज इनडिफरेंट। नाउ इनडिफरेंस कर्व,
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने उसके जो अदर नेम देखे थे उसमें था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो हम देखते हैं। Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. Indifference curve एक graphical representation है। हम उसके नेम से देख रहे हैं कर्व है, कर्व है मतलब ग्राफ ही होगा। सो एक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जिनके बीच में कंज्यूमर इनडिफरेंट है। कैसे है हम शेड्यूल से समझते हैं उसके। हमारे पास दो गुड्स हैं, एप्पल्स एंड बनानास, एंड ये हमारे कॉम्बिनेशन है PQRST। सो जब वो P कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा तो वो एक एप्पल का कंजम्पशन कर रहा है एंड 15 बनानास का, ठीक। जब वो Q का करेगा तो 2 एप्पल्स एंड 10 बनानास है। अब हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बोलता है कि ये जो कॉम्बिनेशंस है हमारे पास PQRST, इन सब में एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है। अगर वो P को कंज्यूम करेगा तो उसको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन उसको Q को कंज्यूम करके मिलेगा। मतलब कि या तो वो एक एप्पल और 15 बनानास को कंज्यूम कर ले तो ठीक है, अगर वो 2 एप्पल्स और 10 बनानास को कंज्यूम करेगा तो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है। इसे हम बोलते हैं अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में देखना है हमें, हम गुड्स को नहीं देख रहे हैं। इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, मतलब कि दिस PQRST, इन कॉम्बिनेशंस में एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, गुड्स का नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बोलता है हमारा इंडिफरेंस कर्व कि अगर एक कंज्यूमर है जिसने एक एप्पल को कंज्यूम किया एंड 15 बनानास को कंज्यूम किया है, उसको जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला है वो किसके बराबर है, वो इन सब के बराबर है। जैसे कि 4 एप्पल्स को कंज्यूम कर ले एंड 3 बनानास को कंज्यूम कर ले, इसमें जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक। अब इस चीज को अगर हम, ये जो शेड्यूल है इसको हम अगर ग्राफ में कन्वर्ट कर दें तो वो कर्व बन जाएगा। सो दिस इज इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे मैंने अपने बनानास लिए, यहाँ पे एप्पल्स लिए। कौन सी कमोडिटी को हमें वाई एक्सिस पे लेना है और कौन सी कमोडिटी को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एंड ये चीज एकदम सही करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस एप्पल को यहाँ पे ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो सही नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है, हमें क्या लेना होता है वाई एक्सिस पे, जिस कमोडिटी को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जिस कमोडिटी को हम गेन कर रहे हैं वो आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे इस शेड्यूल में, देखो आपको दिख रहा है 15 से 10 हुआ, मतलब कि इसने 5 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस की टू गेन 1 यूनिट ऑफ एप्पल। मतलब कि इधर सेक्रीफाइस हो रहा है, इधर ये नेगेटिव में जा रहा है एंड ये पॉजिटिव हो रहा है। सो ये नेगेटिव हो रहा है मतलब कि ये सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसलिए हम बनानास को वाई एक्सिस पे लेंगे एंड एप्पल्स को हम गेन कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 से 5 पे चलेगा, मतलब हमारी जो यूनिट्स है वो बड़ी हैं, तो ये चीज़ हमारे एक्स एक्सिस पर जाएगी, ठीक। 15 से 10 हुआ सेक्रीफाइस, देन 10 से 6 और सेक्रीफाइस, 6 से 3 और सेक्रीफाइस, 3 से 1 और सेक्रीफाइस। सो जो कमोडिटी हम सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे एंड जिस कमोडिटी को हम गेन कर रहे हैं उसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। आपके इकोनॉमिक्स में जितने भी कर्व्स हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जिस कमोडिटी को आप सेक्रीफाइस करोगे वो वाई पे आएगा एंड जिससे आप गेन करोगे वो एक्स पे आएगा। ये आप कार्डिनल यूटिलिटी में देख लीजिए या आगे आने वाले और भी जो भी ग्राफ्स होंगे सब में यही कंसेप्ट चलता है। ओके, सो बनानास लिए वाई एक्सिस पे एंड एप्पल्स लिए एक्स एक्सिस पे। प्लॉट कर दीजिए, 15 तक है तो यहाँ पे मैंने 3 6 9 12 15 प्लॉट कर दिया एंड एप्पल्स प्लॉट कर दिया 1 2 3 4 5। अब जो मेरा P कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल एंड 15 बनाना, दिस इज 1 एप्पल एंड 15 बनाना, तो ये मेरा P कॉम्बिनेशन आ गया। देन Q में 2 एप्पल एंड 10 बनानास, 3 एप्पल एंड 6 बनानास, S में 4 एप्पल एंड 3 बनानास एंड T में 5 एप्पल एंड 1 बनाना।
तो ये सबको प्लॉट करके मुझे जो कर्व मिला है उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। इन शॉर्ट में वापस देख लेते हैं एक बार इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अमंग विच अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जिसके बीच में एक कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक, इंडिफरेंस मैप। अब मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? हमने कर्व तो देख लिया, अब मैप देखते हैं। इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। जो इंडिफरेंस मैप है वो एक फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब, फैमिली का मतलब क्या कि बहुत सारी चीजें हो गई। इधर एक के हमने जो इंडिफरेंस कर्व देखा था उसमें सिर्फ एक IC1 था, इसमें 4 IC हो गए हैं, मतलब कि 4 इंडिफरेंस कर्व्स हो गए हैं, ये एक फैमिली बन गई है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। ये हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंस बता रहा है डिफरेंट गुड्स में। हम देखें IC1 में, IC1 में इस पॉइंट पे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, गुड एक Y का इतना कंज्यूम कर रहे हैं, गुड X का इतना कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, नाउ IC2 पे देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है ये दोनों चीजों को प्लॉट करके, कि जितना सेटिस्फेक्शन हमें IC1 में मिल रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें IC2 में मिल रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? देखिए, ये जो ज्यादा एरिया कवर हो रहा है वही हमें डिफाइन कर रहा है। बिना हम किसी नंबर्स के बता सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व सेकेंड वाला है उसमें एक कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। किसके कंपैरिजन में? IC1 के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो हमारा एरिया कवर्ड है वो इतना है, सिर्फ इतना एरिया कवर्ड है, एंड IC2 में ये जो एरिया ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इतना एक्स्ट्रा हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम अगर IC3 पर जाएं तो और ज्यादा बढ़ेगा, वो ये इतना और बढ़ गया, एंड IC4 उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा दूर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। IC1 में हमें कम मिला, IC2 में उससे ज्यादा हो गया, IC3 में उससे भी ज्यादा हो गया, IC4 में उससे भी ज्यादा हो गया। सो ये हमें इस मैप से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। एंड इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही ग्राफ में दिखाना, उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, हमने जब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था तब क्या पढ़ा था? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT, ये चीजें पढ़ी थी। वो जो थी एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक उसी के जैसा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of consumers remains the same. Marginal rate of substitution, हमें जो उसका जो नाम है उससे क्या मिला? Substitution. Okay? Refers to the rate at which the commodities can be substituted. वो रेट जिस रेट पर कमोडिटीज जो है हमारी वो सब्स्टिट्यूट हो सकती है, ताकि जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक कंज्यूमर को, वो सेम रहेगा। थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। 2 कमोडिटीज है, X एंड Y। ओके, हमारे पास X एंड Y है। X के अभी 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं आप, एंड Y के आप 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? Y को हम अब कम कंज्यूम करेंगे, हमें X का कंजम्पशन बढ़ाना है। Y को मैंने कर दिया 10 एंड X हो गया 2।
सब्स्टिट्यूट करा, गुड वाई के कंजम्पशन से गुड एक्स की कंजम्पशन पर चले गए ना। सो ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस बने हैं, इन दोनों से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेम है, ये बोलता है हमारा एमआरएस। यही चीज हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ी स्टूडेंट्स, कि जो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेम रहता है। वही चीज एमआरएस बोल रहा है कि यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करा, y से आप x पे गए, अभी तक आप y का कंजम्पशन कर रहे थे ज्यादा, अब x को कंज्यूम करने के लिए आपने y को सब्स्टिट्यूट करा, मतलब y को कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं वो बराबर ही है। आप 1 यूनिट ऑफ x कंज्यूम करें एंड 15 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम करें, तो आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको 2 यूनिट्स ऑफ x के कंज्यूम करने पर मिलेगा एंड 10 यूनिट्स ऑफ y के कंज्यूम करने पर मिलेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या बोल रहा है वो। इन द एप्पल्स एंड बनानास MRS of A for B will be number of units of B that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of A so as to maintain the same level of satisfaction। अभी हमने इंडिफरेंस कर्व में एक एग्जाम्पल देखा था, एक शेड्यूल देखा था, एक ग्राफ देखा था, किस चीज का, एप्पल्स एंड बनानास का। वही सेम चीज हम इधर देखेंगे, वही सेम एग्जाम्पल हम वही सेम शेड्यूल रखेंगे एप्पल फॉर बनाना का। अब MRS ऑफ A फॉर B, MRS फॉर A फॉर B का मतलब क्या होता है कि A को गेन करने के लिए कितना B सेक्रीफाइस करेंगे, A को गेन करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ B को सेक्रीफाइस करेंगे, उस चीज को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हम उसे लिखेंगे MRS ऑफ A फॉर B। ओके, देखिए हम जब उसे ऐसे लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, जिस चीज को हम गेन कर रहे हैं, जिस कमोडिटी को हम गेन कर रहे हैं उसे हम पहले लिखेंगे A एंड जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम बाद में लिखेंगे B। ओके, सो MRS फॉर AB इज इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ एप्पल्स विलिंग टू गेन। जब हम MRS कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या याद रखना है, हम कैसे उसे निकालेंगे, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे सेक्रीफाइस अपॉन गेन। हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारा न्यूमरेटर में आएगा एंड जो हम गेन कर रहे हैं वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, जितने यूनिट्स कर रहे हैं। एंड हम उसे इस वे में कब लिखेंगे, MRS कौन सी कमोडिटी को आगे लिखेंगे, जिसे हम गेन कर रहे हैं वो पहले लिखेंगे, A को हम अभी गेन कर रहे हैं तो वो पहले आया, एंड B को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसे हम बाद में लिखेंगे। ओके, सो कितने यूनिट्स ऑफ बनाना आप सेक्रीफाइस कर सकते हो टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, ये चीज हम MRS में देखते हैं। एंड ये जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ऐसे लिखेंगे, सेक्रीफाइस वाले यूनिट्स को ऊपर लिखेंगे एंड गेन को नीचे लिखेंगे। ओके, सो MRS AB इज इक्वल्स टू चेंज इन B अपॉन चेंज इन A। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है चेंज, ये जो ट्राइंगल टाइप का साइन है उसे हम चेंज कहते हैं। ठीक, MRS AB is the rate at which a consumer is willing to give up banana for one more unit of apple। one more unit of apple, ये चीज याद रखिएगा। हमने अभी तक जितने भी मार्जिनल देखे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या देखा है, वन एडिशनल यूनिट। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब वन एडिशनल यूनिट, यहाँ पर भी हम यही देखेंगे, वन एडिशनल यूनिट। आपको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड आया है, मतलब कि वन एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन या प्रोडक्शन जो भी होगा वो हम देखेंगे, बस ये याद रखना है, वन एडिशनल यूनिट। ओके, सो MRS AB क्या बताता है हमें, वो रेट जहाँ पर एक कंज्यूमर कितने यूनिट्स ऑफ बनानास गिव अप कर सकता है टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक, इट मीन्स MRS मेजर्स द स्लोप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका क्या मतलब हुआ, जो MRS है वो हमारे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मेजर करता है। ये कैसे होगा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे मेजर करेगा, देखो ये हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस साइड हमने लिया बनाना एंड इधर हमने लिया एप्पल। ठीक है,
जो MRS है वो क्या बोलता है, कितने यूनिट्स आप सेक्रीफाइस करोगे बनाना के ताकि आपको एक एडिशनल यूनिट मिल जाए एप्पल का। ठीक, तो हम जब उसे प्लॉट करेंगे तो वो ऐसा आएगा कॉन्वेक्स शेप का। अभी तक हमने देखा बनाना एप्पल का शेड्यूल जो उसको प्लॉट करके देखा तो वो ऐसा आता है। ये अब इसमें MRS कैसे बताएगा हमारा स्लोप। MRS क्या बता रहा है, कितने आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। यहाँ पे हम 15 ऑफ बनाना कंज्यूम कर रहे थे एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहे थे। जब वो नीचे आया, जब हमने सेक्रीफाइस किया बनाना टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, तो हमने क्या किया, हमने जब सेक्रीफाइस किया मतलब कि 10B हो गया एंड 2A हो गया, हमने 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। एंड अगर हम उसे MRS के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पता है हमने अभी तक 15 यूनिट्स ऑफ बनाना कंज्यूम कर रहे थे, अब हम 10 यूनिट्स कर रहे हैं। मतलब कितना चेंज है, चेंज इन B कितना है 5 एंड चेंज इन A कितना है, पहले 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहे थे एंड अब 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं। तो कितना चेंज है, 1 से 2 पे है 1, तो ये क्या आया 5। ये जो 5 है ये क्या डिफाइन कर रहा है, हमारा स्लोप डिफाइन कर रहा है। मतलब कि ये जो 5 डिफरेंस दिख रहा है वो हम यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं वो जो 5 यूनिट्स है वो, तो वो हमारा स्लोप बताता है जो हमारा MRS है। अगर MRS डिक्रीज हो रहा है मतलब कि हमारा जो स्लोप है वो सही जा रहा है, कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। ठीक, नाउ MRS को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। वही एप्पल और बनाना वाला हमारा शेड्यूल है जहाँ पर 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट्स ऑफ बनाना है। देन टू गेन 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, 5 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, तो उसे हम MRS कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसका। ठीक, MRS हमें पता है क्या है, यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स विलिंग टू गेन। मतलब कि इस टर्म्स में देखें तो कितने यूनिट सेक्रीफाइस करना चाह रहा है बनाना के टू गेन मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल। सो चेंज इन B अपॉन चेंज इन A, ये इस फॉर्मूले से हम बताएंगे MRS ऑफ AB। सो फर्स्ट यूनिट पे देखिए, यहाँ पर डैश क्यों है, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ अभी सेक्रीफाइस किया ही नहीं है ना, इसके पहले क्या किया था हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये एक ब्लैंक डैश होगा। देन 5B एंड 1A, ये कैसे आया, बहुत सिंपल है, कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, 5 यूनिट सेक्रीफाइस किए B के टू गेन कितने यूनिट्स ऑफ A, 1 यूनिट ऑफ A, तो ये हुआ 5B अपॉन 1A। देन 10 से 6 पर आए, कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए, किसके, बनाना के। सो 4A इज टू कितने यूनिट्स गेन किए, 1 यूनिट गेन किया एप्पल का, 1A। ठीक, नाउ 6 से 3 पर आए, अब कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है एक कंज्यूमर, वही एक सेम एप्पल को कंज्यूम करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ बनाना, कितना गेन हुआ, 1। ठीक, 1A। नाउ 3 से 1, अब कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है बनाना के टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। सो 2B इज टू 1A। ठीक, क्लियर है, बहुत सिंपल सा था। क्या होता है MRS, कितने सेक्रीफाइस कर सकते हो आप, कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर सकते हो एक कमोडिटी के टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। उसे हमने इस फॉर्म में भी देख लिया, 5B इज टू 1 है, 4B इज टू 1A, 3B इज टू 1 है, 2B इज टू 1 है। ये जो है ये तो कांस्टेंट था, 1A 1A 1A, बिकॉज क्या हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है, एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, तो यहाँ पे एक यूनिट ही गेन कर रहा है एक कंज्यूमर। ठीक, नाउ अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम किसी भी चीज को देखें तो उसके अजम्पशंस होते हैं स्टूडेंट्स, बिना अजम्पशंस के कोई भी लॉ, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू हो ही नहीं सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है, जिसके कारण कि वो जो लॉ है, कोई सी प्रॉपर्टी किसी भी चीज की,
वो सही नहीं हो पाती है, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसलिए हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं, अजम्पशंस को मानना होता है। ये चीज़ें सही नहीं होती है फिर भी हमें मानना होता है। क्यों मानना होता है? ताकि हम जो हमारे जिस भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस भी लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सही बता सकें। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हैं। सो इंडिफरेंस कर्व की भी कुछ अजम्पशंस होंगे, वो क्या क्या चीज़ें हमें माननी होगी जिसके कारण इंडिफरेंस कर्व सही होगा। तो वो अजम्पशंस हम देखते हैं। टू कमोडिटीज, इंडिफरेंस कर्व ये बोलता है कि एक कंज्यूमर दो ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, ओनली टू कमोडिटीज। ना तो वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ना ही वो 3 कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा। तो ये हुई ना थोड़ी अनरियलिस्टिक सी बात। आप आपकी डेली लाइफ में आपके जो नीड्स हैं उसी में देखिए आप कितनी सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। क्या वो सिर्फ 2 हैं? नहीं, बहुत सारी हैं। और वो तो आपकी नीड्स हैं। जो आपकी नीड्स के अलावा जो आपके वांट्स हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके शौक हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप जो कंजम्पशन करते हैं वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बट नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो आप कंजम्पशन करते हैं वो भी 2 कमोडिटीज से ज़्यादा का कंजम्पशन करते हैं। तो ये हुई एक अनरियलिस्टिक सी बात। ये चीज़ अगर अब हम इंडिफरेंस कर्व को देखें हमारी डेली लाइफ में तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है, इस चीज़ को माना जाता है कि कंज्यूमर सिर्फ 2 कमोडिटीज का कंजम्पशन करता है। ओके, it is assumed that the consumer has a fixed amount of money, whole of which is to be spent on 2 goods given constant prices of 2 goods. Okay? तो ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब कि उसकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर की इनकम है ₹500, तो वो कंज्यूमर की जो इनकम है वो 500 ही रहेगी, ना तो वो 500 से ज़्यादा होगी ना ही वो 500 से कम होगी। वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। ओके, होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंड ऑन 2 गुड्स। ये जो 500 रुपीज़ हैं ये 2 गुड्स के कंजम्पशन पर स्पेंड होगा पूरा, और कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे आप। ये जो आपके 500 रुपीज़ हैं वो 2 ही गुड्स पे हमें खर्च करने हैं। ओके, और उन 2 गुड्स पे पूरे खर्च करने हैं। गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, ये जो दोनों गुड्स हैं इनके जो प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक जो गुड है वो 300 रुपीज़ का है एंड एक गुड 200 रुपीज़ का है। ओके, सो आपकी जो 500 रुपीज़ हैं वो पूरे आप खर्च करेंगे इन दोनों गुड को कंज्यूम करने के लिए, एंड इन दोनों गुड के जो प्राइजेस हैं वो भी सेम रहेंगे। ये 300 का है तो ये 300 ही रहेगा, ये कम भी नहीं हो सकता और ये ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ये 400 पर नहीं जा सकता, ये 200 पर नहीं जा सकता, ये 300 ही रहेगा। एंड ये जो दूसरा गुड है जो कि 200 रुपीज़ का है वो 200 रुपीज़ का ही रहेगा, उसकी भी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। ये चीज़ हमें माननी है। मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 2 ही गुड्स हैं। जो हमारा कंज्यूमर है वो 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, और इन दोनों गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो भी सेम है, वो चेंज नहीं होते। मतलब कि इकोनॉमी में महंगाई और सस्तापन तो आ ही नहीं रहा है, ये दोनों चीज़ें फिक्स्ड ही रहेगी। ये गुड 300 का ही बिकेगा, ये गुड 200 का ही बिकेगा, ना तो इसकी प्राइस बढ़ेगी ना कम होगी, ना उसकी प्राइस बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें माननी है। प्रैक्टिकली हमें भी पता है कि ये नहीं होता है, आपको भी पता है ये चीज़ नहीं होती है, बट हमें ये माननी है। क्यों माननी है? ताकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसे हम सही बता सकें। ओके, नॉन सेटाइटी, इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। उसके आगे अगर आपने कंजम्पशन किया तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। ठीक, ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो अभी तक उसके पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है। ये क्यों माना जाता है? अगर हम ये बोलते कि एक जो कंज्यूमर है वो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूरा हो चुका है, वो अपने हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंच चुका है, तो उससे क्या हो जाता?
उससे ये होता है कि जो कंज्यूमर है वो और ज़्यादा कंजम्पशन कर, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बोलता है कि दो गुड्स हैं, राइट, एक्स एंड वाई है मान लीजिए, तो एक्स एंड वाई के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिसके बीच में एक जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है। अगर ये वाला पॉइंट हम नहीं मानते, इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, अगर ये पॉइंट हम नहीं मानते तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, मतलब कि आप मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन लेते हैं अपन 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई, एंड अब हम बोल रहे हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंच चुका है इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके। तो जब वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच गया है तो ना तो वो जो कंज्यूमर है वो x का यूनिट्स चेंज करना चाहेंगे और ना ही y के यूनिट्स चेंज करना चाहेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके आगे तो हम कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते जिसके बीच में एक कंज्यूमर इंडिफरेंट हो। लेकिन हमारा जो इंडिफरेंस का वो क्या बोलता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में इंडिफरेंट होता है। मतलब कि आप मान लीजिए हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें 5 यूनिट्स ऑफ x लीजिए एंड 10 यूनिट्स ऑफ y लीजिए, तो एक जो कंज्यूमर है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में इंडिफरेंट है, ये चीज हमारा इंडिफरेंस कर्व बोल रहा है। बट अगर एक कंज्यूमर उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच गया इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो कंज्यूम करना चाहेगा ही नहीं। मतलब कि वो ये बोलेगा कि जब मुझे इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं 5 यूनिट्स ऑफ एक्स क्यों कंज्यूम करूंगा, मैं अपना कंजम्पशन कम क्यों करूंगा एक्स का, और जब मैं 5 यूनिट्स ऑफ वाई को कंज्यूम करके खुश हूँ तो मैं 10 यूनिट्स ऑफ वाई क्यों कंज्यूम करूंगा। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो गलत हो जाएगा। हमारा इंडिफरेंस कर्व तो बोलता है कि भाई इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में इंडिफरेंट है एक कंज्यूमर। तो हमें यही मानना है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो उसके पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर नहीं पहुंचा है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर नहीं पहुंचा है मतलब कि वो ये भी कंज्यूम कर सकता है और ये भी कंज्यूम कर सकता है, वो इंडिफरेंट रहेगा उसके बीच में, ठीक। ऑर्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसे हमने किसके अंडर पढ़ा स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर पढ़ा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमें क्या बोलता है कि हम रैंक्स दे सकते हैं डिफरेंट गुड्स को कि कौन सा गुड हम पहले प्रेफर करेंगे एक दूसरे गुड के कंपैरिजन में, राइट। तो हमारा ये अजम्पशन है कि कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ 2 गुड्स। हम ये मान रहे हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो उसकी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है, ठीक। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता था स्टूडेंट्स, एक जो कंज्यूमर है वो नंबर्स देता था और ऑर्डिनल में हम क्या देख रहे हैं, वो रैंक दे रहा है। तो हमें यही मानना है, इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन में हमें यही मानना है कि जो कंज्यूमर है वो अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है, ठीक। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ये मानता है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होगा, वो कम होता जाएगा। मतलब कि आपने एक गुड को कंज्यूम करने के लिए आप जितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक। क्या देखा था हम, वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं एप्पल एंड बनाना का। 1 यूनिट ऑफ एप्पल था एंड बनाना के 15 यूनिट्स थे, देन वो यूनिट्स 10 हो गए एंड 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल हो गया, देन वो 15 से 6 हो गए एंड 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल हो गया। हमने क्या देखा, यहाँ पे उसने 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, देन उसने 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। वही सेम एक चीज़ को कंज्यूम करने के लिए वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कम करता जाएगा, ठीक। और ये क्यों होता है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका कारण क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो आपकी यूटिलिटी उससे डिराइव होगी वो कम होती जाएगी। मतलब कि जब आपके पास एक एप्पल था तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे बनाना को, ताकि आपको एक और यूनिट ऑफ एप्पल मिल जाए, ठीक।
अब जब आपके पास 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल हो गए, मतलब आपका एप्पल का कंजम्पशन बढ़ गया है। एप्पल का कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब कि अब आप कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे एक दूसरी कमोडिटी को, एक और यूनिट ऑफ एप्पल को गेन करने के लिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, और क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है तो अब आप ये सोचोगे कि मैं कम यूनिट्स ऑफ बनाना को सेक्रीफाइस करना चाहूंगा एप्पल को गेन करने के लिए। तो इस चीज के कारण क्या हो रहा है, ये जो आपका एमआरएस है वो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं। हम यही मानेंगे कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक। रैशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बिहेव इन अ रैशनल मैनर, दैट इज ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। हम किसी भी चीज का अजम्पशन देखें तो उसमें एक चीज जरूर आती है, रैशनल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, मतलब कि उसके जो सेंसेस हैं वो सही तरह से काम करने चाहिए। एक कंज्यूमर जब रैशनल होगा तब एक रैशनल कंज्यूमर की क्या डिमांड्स होंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सके। और यही हम इसमें बोलते हैं कि अगर एक कंज्यूमर रैशनल होगा, वो उस राइट वे में बिहेव करेगा, सही तरीके से बिहेव करेगा, तो उसका ये एम होगा कि उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़े। ठीक। तो ये थे हमारे अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व को सही बताने के लिए हमें क्या क्या चीजें माननी पड़ती है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स कौन सा शेप होता है स्टूडेंट्स, ये वाला शेप कॉन्वेक्स होता है, एंड ये वाला शेप कॉनकेव होता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व्स ऐसे होते हैं। ठीक। ऐसे क्यों होते हैं, इसका भी तो रीजन होना चाहिए ना, ऐसे क्यों होते हैं। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो कॉन्वेक्स शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं। हमने जब एमआरएस पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या देखा था, एमआरएस क्या करता है, एमआरएस मेजर करता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मेजर करता है, स्लोप बताता है। जब इंडिफरेंस कर्व हमारा डिमिनिश होगा, कम होगा, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक। अगर यही जो एमआरएस है वो इंक्रीज हो, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश ना होके इंक्रीज हो, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और ये जो कॉनकेव होगा, ये जो सिचुएशन है ये अनरियलिस्टिक है, ये होती ही नहीं है कुछ। इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव शेप का हो ही नहीं सकता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। और एमआरएस क्यों डिक्रीज होता है, एमआरएस का डिक्रीज होने का भी रीजन होगा, जो कि अभी हमने जस्ट अभी इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था। एमआरएस क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बताता है कि जब आप एक चीज का कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो कम होती जाएगी, एंड जब आप किसी चीज का कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो उसके लिए आप दूसरे गुड को कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे, और कम सेक्रीफाइस करोगे इसका मतलब क्या होगा, आपका जो एमआरएस है वो डिमिनिश होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक। और जब एमआरएस डिमिनिश होता है तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा। ओके। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स ऐसा क्यों होता है, जब हमने ग्राफ बनाना सीखा अभी, तो ग्राफ में हमने क्या देखा था, जो हम y एक्सिस है उस पर कौन सी कमोडिटी लेंगे, वो कमोडिटी जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट।
सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो एक्स एक्सिस पे होगी वो कमोडिटी जिसे हम गेन कर रहे हैं। ठीक, तो जब आप सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप जो कंज्यूम कर रहे थे वो 15 यूनिट्स थे, किसके, जो वाई एक्सिस पे है उसके, ओके 15 यूनिट्स थे। जब आपने और सेक्रीफाइस किया, मतलब कि आप 15 से नीचे गए 10 पे, राइट। अब आपने और सेक्रीफाइस किया, 10 से और नीचे गए 6 पे, और सेक्रीफाइस किया, 6 से आप 3 पे गए एंड 3 से आप 1 पे चले गए, राइट। तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप नीचे आते जा रहे हैं किसी भी एक कमोडिटी का, तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक, इट implies that as the consumer consumes more of one good, he must consume less of the other good. जब एक कंज्यूमर एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसको एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो दूसरे गुड को कम कंज्यूम करेगा। जैसे कि एक कंज्यूमर का हमने जो देखा एप्पल एंड बनाना का, वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो वो बनाना का कंजम्पशन कम कर रहा है। तो ये जो कंजम्पशन कम हो रहा है, इस कम कंजम्पशन के कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ओके, इट हैपेंस बिकॉज इफ the consumer decides to have more units of one good, he will have to reduce the number of units of another good so that the total satisfaction remains the same. अगर एक गुड का कंजम्पशन आपको बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? ये भी तो हो सकता है ना कि हम जो बी गुड है उसका भी उतना ही कंजम्पशन करें और ए का भी बढ़ा दें। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा था कि जो इनकम होती है वो फिक्स्ड है, राइट। इनकम हमारी फिक्स्ड है एंड जो प्राइजेस हैं हमारे गुड्स के वो भी फिक्स्ड है। तो जब इनकम भी फिक्स्ड है, प्राइजेस भी फिक्स्ड है, तो अगर हमें एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें दूसरे का कम करना पड़ेगा। ठीक, हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतनी ज्यादा आपकी सेटिस्फैक्शन होगी। दो इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास, ओके, IC1 एंड IC2। जितने भी बंडल्स आपको IC1 में मिलेंगे दो गुड्स के और जितने बंडल्स आपको IC2 में मिलेंगे दो गुड्स के, उसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो IC2 पे जितने भी बंडल्स हैं उनमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है। ऐसा क्यों होगा सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा? बिकॉज IC1 में आपने इतना कंज्यूम किया, ओके, IC1 में आपने इतना कंज्यूम किया एंड IC2 में आपने इतना कंज्यूम किया, तो आपका जो इतना एरिया है ये ज्यादा कवर हुआ IC2 के किसी बंडल को कंज्यूम करने में। तो ये जो ज्यादा आप कंजम्पशन करेंगे मतलब कि आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक, यही चीज बताता है हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC1 पे जो आपको बंडल मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको IC2 पे जो बंडल मिलेगा। ठीक, higher indifference curve represents large bundle of goods which means more utility because of monotonic preference. large bundle of goods, हमें large bundle of goods मिल रहे हैं और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आप उस बंडल को कंज्यूम करेंगे जिसमें ज़्यादा यूनिट्स हैं किसी भी गुड के। ओके, लाइक हमारे पास दो बंडल्स हैं, उसमें 10 ऑफ ए गुड मिल रहा है एंड 7 यूनिट्स ऑफ बी गुड मिल रहा है। ये हमारे पास एक बंडल है गुड्स का। ओके, एंड एक और बंडल लेते हैं हम, उसमें आपको 10 ऑफ ए मिल रहा है एंड 10 ऑफ बी मिल रहा है। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? ये वाला बंडल। क्यों प्रेफर करेगा? क्योंकि इधर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो हमारा ए कमोडिटी है वो तो सेम है, उसमें तो 10 यूनिट्स ही हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। बट जो बी कमोडिटी है उसमें जो ऊपर वाला है उसमें 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं,
तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना। तो यहाँ पे जो 10B है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा बिकॉज ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो जब एक कंज्यूमर इसको प्रेफर करेगा, इस वाले बंडल को, तो उसे हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। ठीक, इंडिफरेंस कर्व्स के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। ये है मेरा IC1, ये है मेरा IC2। यहाँ पे मैं प्लॉट कर देती हूँ, ये A, B और ये C यहाँ पर। ठीक, ये मेरे 3 बंडल्स हैं। तो एक कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब वो C को कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो IC2 पर है एंड IC2 हायर है। तो मतलब जब वो C का कंजम्पशन करेगा तो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। ये नाउ इस ग्राफ में देखिए हमारे पास 2 IC है, IC1 एंड IC2। ये दोनों कर गए इंटरसेक्ट एक पॉइंट A पर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जितने A कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उतना ही B कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर क्योंकि हमने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि एक कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है उसके डिफरेंट बंडल्स में। इसका मतलब IC1 पर हम बोल सकते हैं कि A पॉइंट इज इक्वल्स टू B पॉइंट। ठीक है। एंड IC2 पर देखिए, IC2 पर A है एंड IC2 पर C है। ठीक, तो IC2 पर A इज इक्वल्स टू C। ठीक, अब ये चीज हमने मैथ्स में पढ़ी होगी आप लोगों ने कि जब एक सेम चीज के इक्वल 2 चीजें हो जाती है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। मतलब कि अब क्या हुआ, B इज इक्वल्स टू C हो गया। इस पूरी इक्वेशन से, इस ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है कि B इज इक्वल्स टू C हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना सेटिस्फेक्शन मुझे B को कंज्यूम करके मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे C को कंज्यूम करके मिल रहा है। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमने क्या देखी थी, हायर द इंडिफरेंस का हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC2 हायर है IC1 से, मतलब कि जो C पॉइंट है वहां पे हमारा सेटिस्फेक्शन ज्यादा होना चाहिए। बट क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर गए तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, B और C पे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बोला गया है कि इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, as two indifference curves cannot represent the same level of satisfaction, they cannot intersect each other। ये दोनों जो इंडिफरेंस कर्व है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता नहीं रहे हैं, इसलिए वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये हम किस चीज के अंदर पढ़ते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।